हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज एक बार पुनः हम लोग देख रहे हैं एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है और उसके बेस्ड हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी देखा था। तो पिछले क्लास को थोड़ा सा रिकैप करते हुए बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या बता रहा होता है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड को ही बता रहा होता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल वे में या अगर देखा जाए तो एक तरीका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का, जो कि बड़ा लेंदी होता है, उसको आसान बनाने के लिए एम्पियर साहब ने ये सर्कुलर लॉ दिया हुआ है। ओके, तो इसकी मदद से हम आसानी से किसी भी कंडक्टर के थ्रू पैदा हो रहे या प्रोड्यूस हो रहे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अब वो भी आसान तरीके से। लेकिन इसमें सबसे पहली कंडीशन यही बोली गई है कि जो भी कंडक्टर आप लोगे वो एक लूप के अंदर होना चाहिए। उस लूप के अंदर होगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एम्पियर का परिपथी नियम आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आज हम सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन देखेंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो देखिए आज हम किसका एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे, इसमें कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो मेनली इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, इस बार हम एक बहुत मोटा वायर लेने जा रहे हैं, एक बहुत मोटा वायर लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक पतला तार लिया था, ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी, लेंथ थी। लेकिन इस बार हम एक मोटा वायर लेंगे और इस मोटे वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई। तो इसके द्वारा किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे या कई सारे केसेस में हम देखेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न हो रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैं इस मोटे वायर को ले लूँ और इसके चारों ओर एक लूप बना दूँ, तो इस लूप को बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, मैं इसके द्वारा मतलब यहाँ से किसी पर्टिकुलर मतलब लूप के बाहर अगर कोई पॉइंट है, लूप के बाहर यदि कोई पॉइंट पी है जो इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, बैठा हुआ है, तो इस स्मॉल आर दूरी पर बैठे हुए पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये हम देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर वो पॉइंट कहाँ पे चलाता है, इस लूप के ऊपर चलाता है, तब कितना इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और अगर ये क्या लूप के अंदर चलाए तब कितना होगा। ओके, इन तीन केसेस देखेंगे। यदि पॉइंट कहाँ पे हो, लूप के बाहर हो या लूप के ऊपर हो या लूप के अंदर हो, तो इन तीनों केसेस में मैं क्या करूंगा, ये चेक कर रहा हूँ कि इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, किसके द्वारा, इस मोटे वायर के थ्रू। ठीक है ना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले केस में हम क्या लेंगे, सबसे पहले केस में ध्यान से समझिएगा कि हमें दो चीज़ें पकड़नी पड़ेगी। सबसे पहला तो हमें ये मानना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस क्या है, मतलब इस लूप का रेडियस क्या है। यहाँ से देखिएगा, इस लूप का रेडियस मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ओके, तो अब मैं ध्यान से देखिएगा, अगर करूँगा तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इस तरीके के केसेस हम बहुत पहले भी डील कर चुके हैं, है ना। तो बड़े आसानी से समझिएगा कि मेनली हमको पता है कि ये क्या है, ये एक मोटा वायर है, इसके अंदर टोटल कितना करंट जा रहा है, सर आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। अब यदि आई करंट जा रहा है तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम ये है कि सर इसके द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका आप क्या ले लो, लीनियर सेगमेंट ले लो, और उसके साथ उसका इंटीग्रेशन निकाल दो। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे जो निकालोगे, यानी जो लीनियर इंटीग्रल होगा वो एक्चुअल में बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो इस चालक तार के अंदर या इस लूप के अंदर जो भी करंट है उन सबको आपको क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो, और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो, म्यू नॉट से, तो उसके बराबर हो जाएगा। मेनली यहाँ पे देखिए म्यू नॉट मैंने लिखा है, म्यू नॉट के जस्ट बगल में मैं क्या लिखूंगा, सर मैं लिखूंगा कि इस लूप के अंदर टोटल कितना करंट है। तो सर टोटल कितना करंट है, आई। तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, है ना, सिग्मा लगा के। सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है कि हमें आई का क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। अगर मैं इस आई को इस आई का एल्जेब्रिक सम भी दिखाऊं तो आई ही आएगा, तो ज़्यादा इसमें कोई फर्क है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी एल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आ जाएगा, आएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझा जाए तो ये जो B है और ये DL है वो कहाँ है, पहले ये भी तो देख लिया जाए। मेनली हम जानते हैं कि जो B और DL है मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, लूप के ऊपर पाए जाते हैं, है ना, लूप के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इतने दूर पे, तो इतने दूर पे अगर मेरा जो B होगा, B की डायरेक्शन कैसी होगी, सर B की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी होगी, और उसी डायरेक्शन में ये करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन होती है ना, करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन, और इस B की भी डायरेक्शन क्या होती है, इस लूप के ऊपर उतनी ही होती है। लेकिन सर हमें कहाँ पे देखना है,
अभी हमने केस लिया कहाँ, हम जस्ट बता रहे हैं। ओके, तो उस केस में, हर केस में आप देखोगे तो बी और डीएल की जो डायरेक्शन होगी लगभग क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल मतलब सेम होगी, और सेम होने के कारण चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा होगा। और कॉस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू क्या डाल दो, 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम। तो सेम डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो थीटा 0, तो बी इंटू डी एल यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो म्यू नॉट आई आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ, पहले हम इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मिल जाएगा हमको बी डी एल और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इधर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आ जाएगा। फिर अगेन हम जानते हैं कि बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, निकालनी है, वही तो मुझे निकालनी है। यहाँ पे मैं कहीं बाहर से कोई वैल्यू नहीं लेके आने वाला, यहाँ से मुझे क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे निकालनी है तो मैं बी को बाहर कर लूँगा, चूंकि बी क्या है, फिक्स है, तो उस केस में डीएल क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, और इधर क्या रहेगा, म्यू नॉट आई। अब मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, तो सर ये होगा म्यू नॉट, मतलब मैं अगर डीएल को ऐड कर रहा हूँ तो डीएल को ऐड करूँगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा, सर 2 पाई आर आ जाएगा ना। क्योंकि अब जब लूप पे लेते हो, देखो अभी मैं कुछ भी केसेस बता नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया है वही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इस लूप के ऊपर अगर मैं चलूँ तो डीएल जोड़ूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि इस लूप का रेडियस क्या है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर होगा, क्योंकि लूप का रेडियस क्या है सर, कैपिटल आर है, तो 2 पाई आर आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहाँ से मैं अगर बी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मिल गया हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, जो कि लूप के ऊपर स्थित है। लेकिन सर आपने बोला है कि यहाँ पे मुझे देखना है एक बार, फिर यहाँ पे देखना और फिर एक बार यहाँ पे देखना है। क्या मैंने ये तीनों केसेस अभी डील किए? नहीं, अभी तो हम जनरली एम्पियर साहब का परिपथी नियम यहाँ पे लिख के लगा के वैसे ही रख रहे थे, यानी दिखा रहे थे आपको कि कैसे लगाना है। ओके, तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पे देखना है, ठीक है। तो जब मुझे इस पॉइंट पे देखना है, यानी आप लिख लो पहले यहाँ पे पहला केस, यदि पॉइंट यानी P बाहर स्थित हो, यदि P क्या हो, बाहर स्थित हो, तब उस केस में हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भाई P यदि बाहर स्थित है तो आपको पता है कि ये नियम तभी फॉलो होगा जब एक लूप के ऊपर हम खेलेंगे। जैसे ये जो नियम मैंने बताया है या ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में किसके लिए फॉलो हो रही है, सर इस लूप के लिए फॉलो हो रही है। यानी इसने जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है वो एक्चुअल में कहाँ पे है, इस लूप के ऊपर स्थित है। ये जो बी आया है वो कहाँ है, इस लूप के ऊपर स्थित है। लूप के बाहर के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये जो एम्पियर साहब का नियम है वो इस लूप तक में ही काम करेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस पी पॉइंट पे देखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट से एक नया लूप क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। और जब मैं एक नया लूप क्रिएट करूंगा तब जाके मैं बता सकता हूं कि इस पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के थ्रू पैदा होगा। है समझ में? ये समझाना था मुझे कि भाई जहां पे आप लूप बनाओगे, यानी कभी भी आप कोई कंडक्टर ले रहे हो, कोई भी कंडक्टर हो, एक कंडक्टर पकड़ो, तो आप जितनी भी दूरी पे लेना चाह रहे हो तो आप क्या कर दो, उतनी दूरी तक आप एक लूप बना दो, है ना। उतनी दूरी तक इस वायर से आप क्या कर लो, रेडियस मान के लूप क्रिएट कर दो, और तब जाके आप क्या करो, आसानी से उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो लूप बनाओगे तो लूप में ही ये पूरा खेल चलेगा। हमने यहाँ तक लूप क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ का नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे अगेन एक नया लूप क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा ओरिजिनल यही है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक नया लूप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं रेडियस क्या मान लूँगा, स्मॉल r, है ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा। अब अगर पॉइंट P जो है वो बाहर स्थित है, इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड अगर सिचुएटेड है, तब उस केस में जो आप तरीका लगाओगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का तरीका यही रहेगा, म्यू नॉट, करंट कितना है I, बस इसको पकड़ के रखो ना, यहाँ पे लेके आओ फार्मूले को, म्यू नॉट, करंट कितना है, अभी भी I है, तो करंट तो I ही होगा, बिल्कुल I ही होगा, अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, सर पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई, और कितना आ जाएगा R, हाँ या ना। तो सर R मतलब दूरी, उस पॉइंट की इस कंडक्टर से दूरी, तो इस पॉइंट की इस कंडक्टर से दूरी कितनी है, स्मॉल r, तो यही तो चेंज होगा बस,
दूरी ही तो बदलेगी, और कुछ बदलने जैसा है इसमें नहीं। इसके पास आई था तो आई अभी भी रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये पॉइंट कहाँ चला आया है, इसके ऊपर या इसके अंदर चला जा चुका है। एक्चुअल में तो वो पॉइंट कहाँ है, इससे बाहर ही है ना, तो इस पूरे आई का फीलिंग इसके पास आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा आई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए अगर ये कहाँ पे स्थित है, इस लूप पर स्थित है, यदि पी लूप पर स्थित है, लूप पर स्थित है, तब ठीक है ना, तब देखा जाए इफ P placed at लूप, ठीक है, लूप पर प्लेस्ड है, तब देखते हैं हम। तो फिर से वही इसी को उठा के लेके आओ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पूरे के नीचे 2 पाई आर। आर होगा क्या, ये जो दिखा गया है वो लूप के लिए ही तो था, है ना। तो ये जो दिखा रहा है ये एक्चुअल में लूप के लिए ही तो था, हमने लूप के ऊपर ही तो माना था, है ना। तो सेकेंड केस में हमसे लूप के लिए पूछा, मतलब लूप पे ऊपर अगर कोई पॉइंट P है तब उस केस में कितना होगा सर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सिंपल। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे हम जाते हैं, यदि ये लूप के कहाँ हो, अंदर स्थित हो, तब क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करिए आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि तीसरे वाले में थोड़ा सा आपको अच्छा और कुछ नया समझना है। तो अब ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, एक और नई चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक लूप लिया, ठीक है, एक लूप लिया, तो आपने इस लूप के अंदर कोई भी कंडक्टर रखा, और कंडक्टर के अंदर क्या है, कंडक्टर के अंदर सर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट जब फ्लो होगा, आई करंट, तो इस पूरे लूप के अंदर होगा, यस और नो, हाँ या ना, बिल्कुल। इस लूप के अंदर टोटल आई करंट होगा, ये आई करंट होगा, मतलब इस पूरे लूप में आई करंट होगा, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, तो क्या मुझे ये टोटल आई फील होगा, जो मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। मैंने बोला कि इस लूप के अंदर टोटल आई करंट हो रहा है, यानी आई करंट पैदा हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो अगर मैं अंदर जाऊँगा तो क्या मुझे ये पूरा का पूरा आई फील होगा, या पूरा का पूरा आई हमें प्रभावित करेगा, नहीं। जब मैं अंदर जाऊँगा तो कुछ चीज़ें हमसे क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, यानी कुछ करंट तो हमसे हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, यस और नो। इस चीज़ को पकड़िए, जब आप एक लूप ले रहे हो और उस लूप को लेते वक्त आपने देखा था कि आपके कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस आई के कारण इस पूरे लूप के अंदर टोटल जो करंट का मोमेंटम था वो क्या था, आई था ना। अभी हम लोगों ने ये फार्मूला प्रूफ किया था, तो फार्मूले में हम लोगों ने क्या देखा था, एम्पेयर के परिपथी नियम को ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो आपने क्या देखा था, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिखा था, है या ना, 2 पाई आर लिखा था, यस और नो। लेकिन ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, तो इस आर को अगर मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, यानी आर के नीचे जा रहा हूँ, सॉरी आर को कम कर रहा हूँ, आर को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जब मैं आर को कम करूँगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा कि ज़्यादा होगा, ये मैं कम कर रहा हूँ, ये मैं कम कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। जितना मैं पास जाऊँगा उतना क्या होता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। और इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा तब, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, घटेगा कैसे, आर को कम किया, आर को कम किया तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी तो चेंज आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी कोई चेंज आ रहा है ना। जाहिर सी बात है यार, देखो यहाँ पे हूँ तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि यहाँ तक हूँ तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, लेकिन जब मैं पीछे जाऊँगा, जब मैं अंदर जाऊँगा तो रेडियस कम होगा, और अंदर जाने पे रेडियस कम होगा, तो इसका मतलब करंट का जो मान है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रहा ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, करंट का जो मान होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अब ध्यान से समझिएगा कैसे और कितना होगा, कैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इस फॉर्मूले से ही, कितना चेंज होगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने अगर इस पॉइंट को, इस P को कहाँ ले लिया, अंदर की ओर ले लिया, अंदर ले लिया, ठीक है। तो इस P के ऊपर जो फ्लो आएगा वो कितना आएगा सर, इस P के ऊपर I डैश आएगा, यानी करंट का जो फीलिंग आएगी वो क्या होगी, I डैश, वो I नहीं रहेगी, जो यहाँ पे था करंट, वो करंट अब यहाँ पे इसको फील नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, I डैश। अब इस चीज़ को मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, एक काम करो ना, एक और चीज़ सुन लो, जैसे मान लो P है, P जो अगर आउटसाइड था, क्या था, आउटसाइड था, तो उस केस में आप देख रहे थे कि ये जो स्मॉल r था वो बड़ा था कैपिटल R से, है ना, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। जब P सरफेस पे आ गया,
जब P सरफेस पे आ गया तब इसका मतलब R और स्मॉल r क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी हम एक बात बताना चाह रहे हैं, क्या एक्चुअल में जो R है ना वो RP को डिनोट कर रहा है, और ये जो कैपिटल R है, ये जो कैपिटल R है वो सर्कल के रेडियस को डिनोट कर रहा है। इस चीज़ को पकड़िएगा, ये R P के रेडियस को डिनोट कर रहा है या डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और ये जो कैपिटल R है वो सर्कल के रेडियस को डिनोट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r सर ये इंडिकेट कर रहा है ये इस P पॉइंट का इस कंडक्टर से दूरी, ठीक है। जबकि ये जो कैपिटल R है वो इस लूप का रेडियस डिनोट कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? यानी इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है। क्लियर है? तो मैंने बोला जब सरफेस पे आ गए तो ये जो स्मॉल r है और कैपिटल R बराबर हो गए, क्योंकि जो दूरी है वही अब क्या बन चुकी है, रेडियस है। यानी स्मॉल p की अगर मैं दूरी निकालूंगा तो एक्चुअल में इस लूप का क्या बन जाएगा, रेडियस। तो हो गया सरफेस पे। अगर मैं क्या जा रहा हूँ, इनसाइड जा रहा हूँ, यानी इसके अंदर जा रहा हूँ, तो इनसाइड जाने पे क्या होगा, स्मॉल r बड़ा हो जाएगा और कैपिटल R छोटा हो जाएगा, हाँ या ना? यानी ये R तब बड़ा होगा ना, देखो मैं इस P को जब अंदर ले जाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, तो ये R छोटा हो गया कि नहीं हो गया, R क्या हो गया, छोटा। यानी R क्या है, पहले इस चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड दैट पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, R इज द रेडियस ऑफ लूप, R सर्कल, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई लोगों को यही नहीं समझ में आता है, ये बड़ा फिर ये छोटा फिर ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? तो भाई मेरे लिए जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल r ही तो होगी, हाँ या ना? बताइए। एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूँ, देखो ये मेरा पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, ठीक है। और मैंने अपना पॉइंट P यहाँ पे रखा है। इस पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। तो उस केस में जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड पाया जब मैं बाहर था, है ना, यानी ये जो पॉइंट बाहर था वो क्या था, म्यू नॉट I अपॉन क्या हो जाएगा ये 2π। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, स्मॉल r लिखा था, हाँ या ना? बिल्कुल स्मॉल r लिखा था। अच्छा, अगले केस में जब चले जाओगे, तो यहाँ पे देखो जब इस पॉइंट पे मतलब इस पे आ जा रहे हो तो उस केस में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तो क्या था कि स्मॉल r बड़ा था कैपिटल R से, हाँ या ना? लेकिन जब तुम सरफेस पे आ जा रहे हो, ये क्या था, आउटसाइड वाला है और ये है सरफेस वाला। तो सरफेस पे देखोगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr, और हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R होता है। तो वहाँ पे स्मॉल r की जगह पे बस मैंने क्या रख दिया था, कैपिटल R। क्या स्मॉल r नहीं रख सकता था, बट थोड़ा मैच हो जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने हटा के उसको क्या कर दिया, कैपिटल R कर दिया। और अगर मान लो ये जो B है, मतलब ये जो P है वो कहाँ चला जाए, अंदर चला जाए, है ना, यानी इनसाइड चला जाए। तो इनसाइड का मतलब क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2π क्या हो जाएगा, 2π। अब ये सर यहाँ पे आ गया तो फिर अगेन मेरी डिस्टेंस R ही होगी, R क्या बता रहा है, R इस पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है ना। तो भाई हम तो डिस्टेंस हमेशा R ही लेने वाले हैं, है ना। तो अगेन क्या आएगा, R आएगा। तो जब आप इसको देखोगे और पहले वाले को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे सर ये कैसे, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो दोनों सेम मिल रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी। और सच में ऐसा ही है भाई, दोनों की जगहों पे कोई तो कोई फर्क आना चाहिए। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि भाई क्या, R जो है वो इस बार रेडियस से कम है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से कम है, और जब आप कम करोगे तो चेंज आएगा। क्या आएगा, चेंज आएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक था या यहाँ तक था, देखो जितना आप इधर जाओगे तो उसको फील उतना होगा, ठीक है। लेकिन जितना ही आप अंदर जाओगे इस लूप के अंदर, उतना ही इसको नया करंट मिलने लगेगा, है ना। नया करंट क्यों बोला, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मैं अंदर जाऊंगा, जब मैं पास जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे ज़्यादा करंट फील होगा, है ना। जितना मैं तार के पास जाऊंगा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी और इसलिए वहाँ की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है ना?
पास जाओगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधा ऐसे समझो। तो यहाँ से जब मैं अंदर जाऊँगा तो हमें नया करंट मिलेगा और उस केस में मैं इस नए करंट को क्या मान लूँगा, आई डैश। अब मैं ये भी पता करना चाहूँगा यहाँ पे आई डैश कितना है ना, तो क्या मैं आई डैश निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मान लो मेरा जब रेडियस कैपिटल आर था, मतलब इसमें टोटल कितना करंट है, जब मैं यहाँ से लेके इस लूप को देखूँ तो इसमें टोटल आई करंट है कि नहीं है, इस लूप में टोटल करंट कितना है, आई। यही तो एम्पियर का परिपथी नियम था कि लूप के अंदर टोटल करंट कितना है, लूप में टोटल करंट है आई, है ना। लूप के अंदर जाऊंगा तो एक नया करंट मिलेगा, वो नया करंट कहाँ से आ रहा है, वो क्या कितना है, ये सब देख लो। मैं जब अंदर जाऊंगा तो पहले ये समझो कि ये कितने का है, सर ये पाई आर स्क्वायर एरिया का करंट है आई, यस और नो। पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट आ रहा है, आई आ रहा है। अगर मैं यूनिट एरिया का निकालूं तो क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा, सॉरी ये कैपिटल आर है, ये लूंगा ना कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मुझे कितने का चाहिए, मुझे सर इतने एरिया का चाहिए, है ना। जब मेरा पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो लूप मेरा ये बन जाएगा। 1000 बार बता चुका हूँ, जिस पॉइंट पे देखना है उस पॉइंट पे क्या बनाओ, एक लूप बनाओ। अगर इस पॉइंट पे देखना है तो एक अलग से क्या बना दो, लूप। इस पॉइंट पे देखे तो एक लूप बनाया, ऐसे इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो एक लूप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तब ध्यान से देखना, तो मुझे कितना मिलेगा, तब मुझे कितने के लिए चाहिए, मुझे पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए चाहिए। मतलब इतना दूर एरिया क्या है मेरा, स्मॉल आर है ना, देखो तब रेडियस क्या बनेगा, स्मॉल आर, तो इसके कंडीशन में पाई आर स्क्वायर एरिया बनेगा। और पाई आर स्क्वायर के लिए मुझे अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो एक के लिए है ना, एक के लिए इतना है, तो पाई आर स्क्वायर के लिए इतना होगा, तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो पाई आर स्क्वायर एरिया के अंदर जो करंट आएगा वो कितना आएगा, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसमें आएगा और यही हमारा क्या होगा, आई डैश होगा, है ना, यही आई डैश होगा। यानी इसमें टोटल करंट कितना आ रहा है, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दो, हो गया खेल खत्म। तो बी इनसाइड इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, मिल गया म्यू नॉट, आई डैश की वैल्यू कितनी आई है, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो उसको नीचे लेके आ जाता हूँ ना, इसको इसके नीचे, यानी 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल। तो बी इनसाइड जो आया मेरे पास, बी इनसाइड जो आया, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, बी इनसाइड जो आया है मेरे पास वो आया है म्यू नॉट आई आर अपॉन पूरे के नीचे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल आर से क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी अंदर आने पे करंट क्या हो गया है, बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया, ये बताइए। यहाँ पे अंदर आने पे करंट बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है, बढ़ गया है। अब थोड़ा और ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो नीचे हर जगह पे आपको आर का स्क्वायर मिल रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे और यहाँ पे मैं दोनों को मतलब समझा रहा हूँ। देखो 2 पाई आर स्क्वायर आया है, फिर यहाँ पे स्मॉल आर आया ना, तो ये स्मॉल आर क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ये तो आपका कैपिटल आर क्या है, व्हाट इज कैपिटल आर, वो तो कांस्टेंट है ना, हर रेडियस है वो कांस्टेंट है ना, इसमें कौन होगा, बढ़ रहा है, आर है कि नहीं है, तो आर इसकी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज। जितना हम अंदर जाएंगे इसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज। ध्यान से देखिए, इस वाली वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। यार आर को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आर को अगर मैं कम कर रहा हूँ, ऐसे समझो, यानी कम करूंगा तो फिर इनसाइड की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, कम। और एक एक कंडीशन में कम करते 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 ये भी होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जीरो आ जाएगा, समझ आ रहा ना, एक समय ऐसा भी आएगा कि जीरो भी आ जाएगा। अभी उस पर फोकस मत करिए, अभी फिलहाल में ये देखिए क्या कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बी का आर के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। यहाँ पे बी का आर के साथ, स्मॉल आर के साथ कैसा रिलेशन दिख रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बी का आर के साथ कैसा प्रोपोर्शनल हो गया, कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। यहाँ पे इनवर्स है कि नहीं है, देखो, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट है। यानी यहाँ पे आप आर बढ़ाओगे तो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे आर बढ़ाने पे बी क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे आर बढ़ाने पे बी क्या हो रहा है, डिक्रीज। आर मतलब इस लूप से बाहर जितना जाओगे, ये कहना चाह रहा है वो, इस लूप से जितना दूरी पे जाओगे
उतना ही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ वाले आर में वो क्या कह रहा है, यहाँ वाले आर में जब वो अंदर आ चुका है तो कह रहा है कि जितना तुम मेरे से दूर रहोगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। समझ आ रहा है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे इनवर्स का रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ, इसका तो समझ में आ गया होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे इनवर्स है और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लीजिए। जब मेरा आर जो है वो बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है, यहाँ पे आइए, जब आर मेरा कैपिटल आर के बराबर है, और यहाँ पे जब आइएगा तो जब आर मेरा जो है वो छोटा है कैपिटल आर से। ठीक है, तीनों केसेस में लेके चलता हूँ मैं। तो पहले केस में क्या होगा कि ये बराबर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना डायरेक्टली। पहले तो देखो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है मतलब उल्टा चलेगा, है ना, उल्टा चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये बताओ। यहाँ पे भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है आर के। मैं इधर क्या रखा हूँ आर, इधर क्या रखूँगा बी, इधर क्या रखूँगा बी। ध्यान से देखो, इसका मतलब जितना मैं आर कम करूँगा उतना बी बढ़ेगा, है ना। जितना मैं आर कम करूँगा उतना बी बढ़ेगा। मैं पीछे आ रहा हूँ ना, तो देखो बी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और एक पॉइंट पे आके ये रुक जाएगी वैल्यू, है ना, इस पॉइंट पे आके रुक जाएगी, है ना। अब यहाँ से रिलेशन उल्टा चलेगा, है ना, यहाँ से दूसरा रिलेशन चलेगा। यहाँ से ये कहेगा कि जितना आप बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। समझ में आया नहीं आया। यानी यहाँ तक क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है, b बढ़ रहा है ना। और यहाँ पे फिर आपने r घटाया तो देखो b घटने लगा कि नहीं घटने लगा। अब ऐसे पकड़ो, यहाँ पे आप r घटा रहे हो, b बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप r घटा रहे हो तो फिर b घट रहा है, जबकि यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका ये जो ग्राफ बना है ये इन तीनों बातों को एग्जैक्ट स्पष्ट कर देता है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये रिलेशन होता है, और इस तरीके से हम लोगों ने एक मोटे तार के द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये सीख लिया। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पूरी कहानी समझ में आई होगी। बस एक चीज़ याद रखेंगे तो जीवन में कभी समस्या नहीं होगी, और वो है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 और जो भी डिस्टेंस आपको दे देगा। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस यहाँ पे आपके लिए छोड़ा है, और करंट जो भी है वो आप डाल देंगे। ठीक है ना, काम करता हूँ यहाँ भी आप थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सिग्मा आई लगा देता हूँ, बाकी चीज़ें कुछ नहीं बदलेंगी। तो एम्पियर का परिपथी नियम एक्चुअल में यही है जो है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो बी और डीएल की वैल्यू मिलेगी, देखो मैं बी और डीएल पे यहाँ पे फोकस ही नहीं किया हूँ, है ना। मैं जानता हूँ कि हर जगह आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बी मिलेगा तो यहीं पे क्या मिलेगा डीएल, तो हमेशा थीटा बी और डीएल के बीच का 0 ही होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम में ऐसा आपको मिलेगा कि थीटा हमेशा 0 होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई ऐसे भी कंडीशन आपको दिए जाएंगे जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है ना, इन फिलहाल की कंडीशन में आपको थीटा हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को एंड करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।